हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जीओसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, द चेन इनिशिएशन स्टेप इन द हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद डिफरेंट हेलोजेंस इज फास्टेस्ट इन द केस ऑफ। अब देखिए, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स जो है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि मीथेन है, मीथेन प्लस एक्स हेलोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3X प्लस HX में। ठीक है, ये आपके रिएक्शन है। अब ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर हम हेलोजन की रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपकी रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। लेकिन इसने पूछा क्या है, चेन इनिशिएशन स्टेप की बात हो रही है। द चेन इनिशिएशन स्टेप इन द हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद डिफरेंट हेलोजन इज फास्टेस्ट इन द केस ऑफ। अब ये ओवरऑल ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, चेन इनिशिएशन स्टेप की बात कर रहा है। तो चेन इनिशिएशन स्टेप एक्चुअल में डिपेंड किस पे करता है, जो हेलोजन आसानी से टूट जाएगा, वो आसानी से रेडिकल बनाएगा, तो वो वहां पर हम कह सकते हैं कि चेन इनिशिएशन स्टेप के अकॉर्डिंग इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो हम अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है वो आपके होता है क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की और फिर आयोडीन की। ये आपके बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, देखा जाए तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का साइज कम होता है और लोन पेयर ज्यादा आ जाते हैं। जैसे फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का साइज छोटा है और लोन पेयर क्या है, ज्यादा है इसमें। तो क्या होता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो अब ये तो हो गया बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। तो अब हम अगर देखा जाए तो हमें क्या लगेगा कि भाई जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम है वो आसानी से रेडिकल बनाएगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा आयोडीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आयोडीन जो रेडिकल है वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता और वो रिएक्शन इफेक्टिवली नहीं कर पाता। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो जो लास्ट डेटा आता है हमारे पास तो वो सेम आता है कि भाई फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम चेन इनिशियल स्टेप की बात करें तो भी ये आपके ऑर्डर फॉलो होगा। तो यहाँ पर आपकी इफेक्टिवली बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट प्रॉपर्ली फॉलो हो नहीं पाया, क्योंकि अदर फैक्टर भी इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, तो फिर आप याद कर लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही सिंपल दे रखा है, द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए, बॉन्ड ऑर्डर अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के या बॉन्ड स्टेबिलिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। अब ये तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ये भी गलत हो गया, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ये सही है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑर्थो ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद लिथियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूरिन टू फॉर्म 1,4 इपॉक्सी 1,4 डाइहाइड्रोनेफ्थ्रीन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन अबव रिएक्शन। अब देखिए, क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा कि क्या दे दिया, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, समझ में ही नहीं आ रहा है। इसको समझने के लिए अगर आप देखोगे तो ये सबसे मैंने स्टार्टिंग जो दे रखा है वो बना देता हूँ। ये फ्लोरीन हो जाएगा, ये ब्रोमीन हो जाएगा और ये हो गया। तो हमने क्या कहा, ऑर्थो ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, ये बना दिया मैंने कि भाई ब्रोमो और फ्लोरो दोनों आपके ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब 1,2 पोजीशन पे। अब आपने यहाँ पर ले लिया लिथियम अमलगम। तो देखिए, होता क्या है कि जो मेटल है वो करता क्या है, जो बेंजीन रिंग पे अगर आपके हेलोजन है तो मैग्नीशियम या लिथियम ये क्या करेगा, हेलोजन निकालने की कोशिश करेगा। और क्योंकि एक मेटल है तो मेटल इंसर्ट हो जाएगा तो नेचर भी चेंज हो जाएगी, मतलब एक आपके पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तो इन द एंड होगा क्या, ये दोनों निकल जाएंगे बाहर। तो ये आपके फाइनली क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और फिर ये ट्रिपल बॉन्ड रिएक्शन करेगा फ्यूरेन से, ये फ्यूरेन होता है। तो ये जो रिएक्शन करेगा ये 4+2 एडिशन करेगा, साइक्लो एडिशन, जिसको डील सेंडर रिएक्शन कहते हैं। उससे प्रोडक्ट बन जाएगा जो नाम दे रखा है। तो फाइनली आपके बना क्या, ये बना, ये आपके इंटरमीडिएट है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, बेंजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीकनेस। बॉन्ड वीकनेस की बात हो रही है, ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स। भाई इसने कह रहा है अलग अलग एल्केन्स दे रखे हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड वीकनेस का ऑर्डर बताना है। भाई सबसे ज्यादा वीक कौन सा है, फिर उसके बाद फिर उसका ऐसे पूछ रखा है। और यहाँ पर आर का मतलब मिथाइल ग्रुप है। अब आप इसको ऐसे समझो कि अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, यही लिख देता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर मैंने ब्रेक करा तो कार्बन रेडिकल बन जाएगा और एच रेडिकल बन जाएगा। तो बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं कार्बन रेडिकल की, क्योंकि एच तो सब में एच ही मान लेते हैं। तो कार्बन रेडिकल मतलब कौन सा रेडिकल बना,
ये वाले की बात करेंगे तो ये 3 डिग्री रेडिकल होगा। ये क्या है? 3 डिग्री रेडिकल है। ये 2 डिग्री रेडिकल है। ये 1 डिग्री रेडिकल है, ये लिखा हुआ है 1 डिग्री रेडिकल है। तो ये आपके अलग अलग कैटेगरी के रेडिकल बन रहे हैं। तो अब 3 डिग्री रेडिकल क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। अब 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा मतलब आसानी से बन जाएगा, मतलब क्विकली बन जाएगा, मतलब बॉन्ड क्या हो गया? आसानी से टूट गया। मतलब बॉन्ड आसानी से टूट गया मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है इसकी? सबसे कम है। मतलब बॉन्ड वीकनेस क्या है? सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। आंसर ये हो जाएगा। इसका मतलब जो रेडिकल आसानी से बन रहा है उसका बॉन्ड आसानी से टूट गया। तो आसानी से टूट गया मतलब बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है और बॉन्ड वीकनेस सबसे ज्यादा है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब भी आप रेडिकल बनाते हो तो रेडिकल कैसे बना, अगर फ्री रेडिकल बना रहे तो कैसे बना, उसको आपने बॉन्ड को तोड़ा। तो जो रेडिकल ज्यादा स्टेबल है वो आसानी से बनेगा, मतलब उसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी क्या लग रही है? कम। तो बॉन्ड वीकनेस क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अगर हम बात करें तो एक तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। विथ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये कह रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना आपको किसका? इस ये रिएजेंट है और ये आपके रिएक्टेंट है, इसके कंपैरिजन में आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है इसके रेस्पेक्ट में। अब देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं, मतलब ऑप्शन का मतलब क्या क्या दे रखे हैं आपके? CH3CO CH3 एसीटोन दे रखा है, CH3COH एसिटल्डिहाइड दे रखा है, PHCOPH बेंजोफिनोन दे रखा है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये एक तरह से न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप पे अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देंगे। तो ये आपके इंडक्टिव फैट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो आपके रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो सबसे जो रिएक्टिविटी कम होगी वो किसकी होगी? थर्ड की होगी। अब थर्ड की सबसे कम किस में दे रखी है? एक ही ऑप्शन में दे रखी है। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके केवल एक CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है, यहाँ 2 देने वाला है, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी तो ये आपके आंसर हो जाएगा। सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। बहुत कॉमन कंसेप्ट है, कई बार आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीके। अब देखिए पीके की वैल्यू हाईएस्ट होने का मतलब क्या है? अगर पीके की वैल्यू हाईएस्ट है इसका मतलब के की वैल्यू क्या है? लोएस्ट है। जितना के की वैल्यू ज्यादा होती है उतना ज्यादा एसिडिक होता है, जितने के की वैल्यू कम होती है उतना कम एसिडिक होता है। पीके जितना कम होता है उतना ज्यादा एसिडिक होता है, पीके जितना ज्यादा उतना कम एसिडिक होता है। मतलब सबसे वीक एसिड की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है ऑर्थोक्रिसोल। ऑर्थोक्रिसोल का मतलब फिनॉल पे CH3, ठीक है। उसके बाद इथेनॉल है, आप जानते ही हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल। अब देखिए नाइट्रोफिनॉल तो नो डाउट ज्यादा ही होगा क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है फिनॉल के कंपैरिजन में, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन ये सारे फिनॉल के एग्जाम्पल है, जबकि इथेनॉल जो है वो फिनॉल का एग्जाम्पल नहीं है। और आपको पता है कि जो एल्कोहल है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? फिनॉल से कम होती है। तो सबसे वीक एसिड हो जाएगा इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स विल हैव लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी। सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन का, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन का, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है नाइट्रोजन का, और कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन का। अब यहां पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल हैव लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे आपकी क्या होती है। अब यहाँ पर एवरेज बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट है, देखिए आप कंफ्यूज मत हो जाना, आप सोचना पाई और सिग्मा की बात नहीं हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स विल हैव लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी। अब देखिए बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करें तो हम इसको ऐसे बात करें कि भाई हम ये तोड़ रहे हैं पूरा, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, 2 बॉन्ड में ज्यादा लगेगी। अब ये बच गए दोनों सिंगल, इनको कंपेयर करना है। जब इनको कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे हाइड्रोजन का जो साइज है वो छोटा है, उसका बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब बचा क्या? नाइट्रोजन। तो आंसर हो जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज। भाई ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि हमने एक ही कंपाउंड के अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखे, उसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से भी ज्यादा स्टेबल निकालना होता है तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, सारे पॉइंट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है। अब जो मेन पॉइंट है इसका आंसर का वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर जब आप बॉन्ड काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि सिग्मा कितने दिख रहे हैं और पाई कितने दिख रहे हैं। एक पाई दिख रहा है, बाकी सिग्मा, सिग्मा और एक पाई। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 पाई आगे, बाकी तो सिग्मा सेम टू सेम है ही। तो ओवरऑल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इसमें ज्यादा है, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? ज्यादा होगा। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। बाकी सारे फैक्टर होते हैं
लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। अब देखिए होता क्या है कि जो जब नॉर्मली इस टाइप की बात आती है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, तो वो बेसिकली बेस देता है। अब यहाँ पर देखें जाए तो बेस तो आपको दिख के लगेगा नहीं कि इनमें से कोई बेस है, तो कैसे कंपेयर करें। अब आपको करना क्या है कि भाई एसिड और बेस होते क्या है, एसिड वो होते हैं जो H+ डोनेट करते हैं, बेस वो होते हैं जो H+ एक्सेप्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है, भले ये ले नहीं ले, जबरदस्ती H+ देना है आपको, और H+ देने के बाद क्या स्ट्रक्चर बनी या क्या आपके केटायन बना, उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर जैसे CH3 CO CH3 सब समझाने के लिए बता रहा हूँ, हालांकि एक स्टैंडर्ड इतना क्वेश्चन है नहीं है क्योंकि ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट ही है। अब जैसे ये है, अब इसको मैं H+ देने की कोशिश करूंगा तो ये H+ जाएगा कहाँ, यहाँ जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ जाएगा तो ये आपके प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यह कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई हमने क्या करा, ये आपके करा, ये ऑक्सीजन पे प्लस आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे कार्बन पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे तो कार्बोकेटायन आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो लगभग मिलता जुलता कुछ टाइप से आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये 2 ऑक्सीजन आ रखे हैं, ठीक है, जैसे ये है और ये है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर H+ का अटैक कराएंगे, तो अगर मैं बात करूं एक स्ट्रक्चर की जो पॉसिबिलिटी है वो मैंने कहा कि ये आपके CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। मैंने क्या करा, H जो दिया वो आपके दिया यहाँ पर, ठीक है, ये H हो गया सपोज, ये आ गया प्लस, तो ये हो गया सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटायन। ये क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटायन। तो कहने का मतलब है ओवरऑल जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आएगी कंपेरेटिवली उसमें ज्यादा आएगी। जब उसमें ज्यादा आएगी स्टेबिलिटी तो आप क्या देखेंगे कि ये जो है कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। हालांकि ये इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन मुझे लगा नहीं कि भाई ये बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये आपके जूनियर केमिस्ट PhD वाले में आ रखा है 2011 में। अब क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर हम चले तो ये आपके आंसर आ जाएगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें कार्बोकेटायन की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बोकेटायन बन रहा है और आप देखोगे कि सब्सटीट्यूटेड भी है और मिथाइल ग्रुप भी है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करें तो इसकी ज्यादा आ जाएगी। बाकी आप देखेंगे कि भाई ये भी आपके हो गया, तो जब आपके प्लस चार्ज आएगा तो कैसे आ जाएगा, CH3C CH3 प्लस और ये OH, देखा जाए तो ये भी सब्सटीट्यूटेड है। लेकिन फिर ओवरऑल बात करें तो फिर ये आपके आंसर हो जाएगा। तो 195 का आंसर क्या है, ऑप्शन 4। मतलब जिसका कार्बोकेटायन या जिसका जो कैटायन पार्ट है वो जितना ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब वो बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि बेस कैसे बना है, H+ एक्सेप्ट करके, तो H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो कार्बोकेटायन बना जितना ज्यादा स्टेबल होगा मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। अगर यहाँ एसिड की बात होती तो एसिड में हम H+ निकालते और जो नेगेटिव आयन बना उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ बेस की बात हो रही है, H+ एक्सेप्ट करा और जो कैटायन बना उसकी हमने स्टेबिलिटी को कंपेयर करा, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखिए एक ही कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं और वो कह रहा है कि उसको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करो। तो देखिए ऐसा एक क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वहां पर हमने कंसेप्ट क्या देखा था कि जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। देखिए वो एक उस क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट था। अब हर क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको उसके अकॉर्डिंग देखने। अब यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर की बात हो रही है, मैक्सिमम की नहीं हो रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। पहला दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, फिर दे रखा है CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C O पे माइनस है H, फिर दे रखा है CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और O पे, ये आपके प्लस आ गया, ठीक है। ये आपके CH हो जाएगा, चाहो तो ऐसे लिख लो। अब आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जब आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि पहला वाला जो स्ट्रक्चर वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। बाकी के जो 2 स्ट्रक्चर उस पर चार्ज सेपरेशन है। तो जो स्ट्रक्चर न्यूट्रल होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट की, फिर सेकंड थर्ड तो बाद में आएंगे। तो फर्स्ट जो है वो कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है सबसे ज्यादा, थर्ड में और सेकंड में, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे और इसमें पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, इसमें नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, इसमें नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे। तो अब हम देखते हैं कि भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो नेगेटिव को ज्यादा स्टेबल कर सकता है, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव चार्ज इसमें ज्यादा स्टेबल नहीं है जबकि इसमें फिर भी स्टेबल है। तो सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी थर्ड से, तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द कंसेप्ट ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन।
स्टीरियो केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है। अब देखिए ये कोई ऐसे कोई ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं है, ये एक अज्यूम वाला क्वेश्चन है। भाई आपको इस टाइप से पूछ लिया, अब आपको क्या करना है, ऐसा कोई बुक में कहीं मिलेगा नहीं आपको। अब आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है। क्या दे रखा है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, दूसरा है वॉन्टॉफ एंड लीबेल थ्योरी, ठीक है। फिर दे रखा फ्री रेडिकल मैकेनिक्स, चौथा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए फ्री रेडिकल में कोई स्टीरियो नहीं होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर छोड़ दीजिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन क्यों बचा और इसका आंसर ये क्यों है, तो देखिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्बन की 4 वैलेंसी किसने डिस्कवर की थी, केकुले ने। लेकिन जो कार्बन की 4 वैलेंसी है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में होती है, वो किसने दिया था, लीबेल और वॉन्टॉफ ने। तो अगर आप कार्बन को टेट्राहेड्रल पढ़ रहे हो तभी तो 3D स्ट्रक्चर में स्टीरियो पढ़ रहे हो, अगर वो ऐसा नहीं होता तो फिर स्टीरियो कैसे पढ़ते हो उसकी। तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, उसका अकॉर्डिंग टू आंसर क्या हो जाएगा, वॉन्टॉफ एंड लीबेल। आगे दे रखा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज ऑड मॉलिक्यूलर वेट व्हेन इट कंटेन्स। अब देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि भाई कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ऑड संख्या में होगा। कब होगा, जब उसमें एक सल्फर हो, जब उसमें फास्फोरस हो, जब उसमें एक नाइट्रोजन हो, जब उसमें 2 नाइट्रोजन हो। अब इसको आप ऐसे समझ लो कि भाई जैसे मान लो मैंने कहा CH3SH जिसमें सल्फर है, ठीक है, ऐसे ही फास्फोरस का हो गया। ऐसे मान लो मैंने लिखा CH3NH2, ठीक है, मीथेनमीन ले लिया, और 2 नाइट्रोजन ATC। समझने के लिए बात कर रहे हैं, तो अब हमको चेक करना है कि भाई इनका एटॉमिक वेट क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग जो आएगा वो क्या आएगा। तो यहाँ पर जब मैं इसकी बात करूंगा, देखिए बाकी आप ट्राई कर लेना, उसके लिए आपको सल्फर का एटॉमिक वेट, फास्फोरस का एटॉमिक वेट और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये आपको अगर हम देखें तो वो आपको एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, उससे आप मॉलिक्यूलर वेट निकालो कोई कंपाउंड बना के। जैसे मैंने यहाँ पर CH3SH बना लिया, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, तो मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ फिलहाल। अब इसका मैं अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालूं तो कार्बन है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 5 और 1 नाइट्रोजन है। तो कार्बन कितने हैं 1, तो 1 × 12 = 12। हाइड्रोजन कितने हैं 5, 5 × 1 = 5। और नाइट्रोजन कितना है 1, 14 × 1 = 14। अब इसको आप ऐड करो, कितना आ रहा है 5 2 7 7 4 1, इधर आ गया 1, 31 आ रहा है। बात समझ आ रही है, कितना आ रहा है 31। अब ओवरऑल वेट कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो यही तो वो पूछना चाह रहा था कि आप कौन सा ऐसा कंपाउंड बनाओगे जिसमें ये एटम है और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ऑड आ जाए। तो ये आपने देखा कि 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसका वेट ऑड आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा। बाकी आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स हैज हाईएस्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी। अब देखिए थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें वीकेस्ट की बात हो रही थी कि भाई सबसे ज्यादा बॉन्ड वीक किसका होगा। अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन है हाईएस्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी, जिसकी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट हो। तो जहां पर मोर स्टेबल रेडिकल बनेगा उसके वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। और जो रेडिकल सबसे लीस्ट स्टेबल है वो मुश्किल से बनेगा, मतलब उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। अब यहाँ पर आप चेक करो कि रेडिकल कौन सा बन रहा है, ये 3 डिग्री बन रहा है, ये 2 डिग्री बन रहा है, ये 1 डिग्री बन रहा है और ये सुपर 1 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर इसकी रेडिकल की स्टेबिलिटी बहुत कम है, इसका मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन विल हैव मिनिमम बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड। अब ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें बॉन्ड लेंथ जो है वो मिनिमम आएगी। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं जैसे sp3 और sp3। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ये जो कार्बन है ये भी सिंगल बॉन्ड वाला है। दूसरा है sp3 sp2, इसका मतलब एक तो sp3 एक sp2 है। तीसरा है sp3 और sp, ये हो गया। चौथा है sp2 और sp, इसका मतलब ये हो गया। बात कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की हो रही है लेकिन कार्बन की वैरायटी चेंज हो रही है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे आप उसका हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर बढ़ाते हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो अपनी तरफ खींचेगा। तो खींचेगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो कंसेप्ट है ये वाला जो है इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन विल हैव मिनिमम बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी, sp2 और sp की। परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द नॉन रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एटम इन CH2 डबल बॉन्ड CHCl इज ड्यू टू। मतलब ये जो आपके कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसकी रिएक्टिविटी क्यों नहीं है, ये नॉन रिएक्टिव क्यों है। पहला ऑप्शन है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन,
तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, चौथा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये जो लोन पेयर है ये यहाँ से यहाँ आ जाता है और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ चल जाता है। तो ये जब यहाँ आता है तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, तो जिस वजह से ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता और ये रिएक्शन नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वुड हैव स्मॉलेस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी, मतलब आसानी से जो बॉन्ड टूट जाए वो पूछ रहा है। आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा। अब यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो 2 डिग्री होगा, लिख देते हैं 2 डिग्री होगा। यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो डबल बॉन्ड के साथ बनेगा, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो 1 डिग्री होगा। यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा वो एलाइलिक होगा, क्या होगा, एलाइलिक। और एलाइलिक फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आसानी से बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो नाइट्रेशन फास्ट। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब ये क्यों पूछा मेरे समझ नहीं आया। सबसे ज्यादा नाइट्रेशन फास्ट किसमें होगा। अब देखिए नाइट्रेशन होता क्या है, नाइट्रेशन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट किसमें होगी, जिसमें इलेक्ट्रोफिल आसानी से अटैक करेगा। और इलेक्ट्रोफिल आसानी से किसमें अटैक करेगा, जहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और रिएक्टिविटी ज्यादा किसमें होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे कि OH है, बाकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिनोल। सिंपल सा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विल बी नेग्लिजिबल फॉर। SN2 रिएक्शन नेग्लिजिबल किसके लिए होगी। तो देखिए ये वाला ऑप्शन दे रखा है, ये वाला ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखा है और ये ऑप्शन दे रखा है। अब मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो थर्ड ऑप्शन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आएगी। ये स्ट्रक्चर है थर्ड ऑप्शन की। अब SN2 में बैक साइड अटैक होता है। अब इस केस में आप बैक साइड अटैक कहां से कराओगे, और बैक साइड अटैक कराओगे तो जोड़ोगे कहां, इसलिए स्टेरिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। बाकी में आप करवा सकते हो, बाकी में आप रिएक्शन करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो ग्रुप एक्सो पे है, मतलब बाहर की साइड है, अब आप बैक साइड से अटैक कराओगे तो कहाँ अंदर कैसे जोड़ोगे, पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो ये आपकी जितनी भी प्रॉब्लम थी GOC की वो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करा दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों या शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।